दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। सांझी किस राज्य की लोक कला है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। सांझी उत्तर प्रदेश के मथुरा ब्रज मंडल की अनूठी लोक कला है। सांझी कला भूमि पर विभिन्न रंगों और पुष्पों से सजाकर किया जाता है। मसूलीपट्टनम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक कला शैली का महान केंद्र था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कलमकारी। मसूलीपट्टनम कलमकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। मछलीपट्टनम में कलमकारी शैली में जीवन वृक्ष एक लोकप्रिय डिजाइन है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। रिप्लिका का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मूर्ति की प्रतिकृति। रिप्लिका का तात्पर्य मूर्ति की प्रतिकृति से है। रिप्लिका का उपयोग संग्रहालय जैसी जगहों पर बखूबी होता है क्योंकि वहाँ बहुत सी मूर्तियाँ वगैरह नाजुक हालत में होती हैं। ऐसे में उन्हें संरक्षित रखकर उनकी जगह रिप्लिका का प्रदर्शन किया जा सकता है। वसली क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, धरातल। चित्रों के धरातल के रूप में वसली कागज का प्रयोग किया जाता था जो नेपाल से आता था। यह कागज के कई पत्र साट कर बनाई गई दफ्ती होती थी। इसका प्रयोग लघु चित्रण में किया जाता था। किएरो एस्कुरो शब्द का अर्थ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एक चित्र में प्रकाश एवं छाया। कीरो स्क्यूरो इटालियन शब्द है। कीरो का अर्थ प्रकाश तथा स्क्यूरो का अर्थ छाया होता है। यह एक चित्र में प्रकाश एवं छाया के अर्थ को प्रकट करता है। इस तकनीक का विकास लियोनार्डो दा विंची ने किया। सेंगुई क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, रेखांकन हेतु लाल रंग का चाक। सेंगुई प्राकृतिक लाल रंग का चाक है। इसमें हेमेटाइट के तत्व लाल गेरू के रूप में पाए जाते हैं। यह प्राचीन मिस्र एवं रोमन में वॉल पेंटिंग के ड्राइंग का माध्यम था। इम्पेस्टो क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना। इम्पेस्टो मोटे रंग लगाने की एक पद्धति है जिसके माध्यम से तेल रहित गाढ़े रंग को चौड़े ब्रश या पैलेट नाइफ या स्पैटुला से लगाया जाता है। अर्थात धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाया जाता है। सूखने पर इम्पेस्टो बनावट प्रदान करता है। ऐसा लगता है कि पेंट कैनवास से बाहर आ रहा है। सूमी ए क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जापानी स्याही चित्रण। सूमी ए एक प्रकार का जापानी स्याही चित्रण है। सूमी स्याही एक विशेष प्रकार के पत्थर को पीसकर बनाई जाती थी। फिर इससे ब्रश की सहायता से चित्र बनाए जाते थे। एक समतल सतह पर त्रिआयामी आकृतियों और स्थान का प्रतिनिधित्व करना कहलाता है। ऑप्शन सी, परिप्रेक्ष्य। एक समतल सतह पर त्रिआयामी आकृतियों और स्थान का प्रतिनिधित्व करना परिप्रेक्ष्य कहलाता है। परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश के आधार पर त्रिआयामी प्रभाव प्रस्तुत किया जा सकता है। गेसो चित्र भूमि पर किस विधा में चित्रण किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, टेम्परा। गेसो चित्रभूमि पर टेम्परा माध्यम में चित्रण किया जाता है।
बाजार में बना बनाया गेसो दो रूपों लिक्विड तथा पाउडर में मिलता है, जिसमें पानी या कैसीन आदि के से मिश्रित किया जाता है। एक एक्रेलिक गेसो भी होता है, किंतु वह टेम्परा चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है। कला का वह कौन सा तत्व है जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पोत। किसी वस्तु की धरातल की विशेषता को पोत कहते हैं। प्रकृति में मौजूद प्रत्येक पदार्थ का अपना अलग अलग गुण होता है। पोत के कारण ही हम किसी धरातल के गुणों को चित्र में जान पाते हैं। जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अनुअर्कन। जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे अनुअर्कन कहते हैं। यह ऐसी तकनीक है जिसमें दृश्य अथवा वस्तु का सादृश्य के आधार पर चित्रण होता है। अगला प्रश्न है कि अंतराल क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कलाकार का कार्यक्षेत्र। अंतराल कलाकार का कार्यक्षेत्र होता है। अंतराल के बिना चित्र निरूपण असंभव है। अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, परिप्रेक्ष्य। अंतराल में गहराई दर्शाने पर परिप्रेक्ष्य प्रदर्शित होता है। परिप्रेक्ष्य रेखा के घुमाव और अंतराल के रूप स्थापना के माध्यम से दूरी व समीपता का बोध कराता है। चित्र की लंबाई व चौड़ाई के विस्तार को कहते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अंतराल। जिस धरातल अथवा भूमि पर चित्र की रचना की जाती है उसका विस्तार दो दिशाओं लंबाई और चौड़ाई में होता है। इस पर आकृतियां अंकित करते समय चित्रकार आकृतियों की लंबाई तथा चौड़ाई आदि का विचार करता है, जिसे अंतराल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक ग्लू। खनिज रंग में प्राकृतिक ग्लू का बाइंडर मिला होता है। प्राकृतिक ग्लू यानी गोंद का प्रयोग पेंटिंगों को आपस में जोड़ने के लिए प्रतिवर्ती रंग को बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुष्क माध्यम कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पेस्टल रंग। पेस्टल रंग शुष्क माध्यम है। इसमें रंगों की वर्तिकाएं होती हैं जिन्हें कागज पर रगड़कर चित्र बनाया जाता है। इस माध्यम का प्रयोग 15वीं सदी से आरंभ हुआ। ये दो तरह के पाए जाते हैं, शुष्क पेस्टल और तैल पेस्टल। बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पेस्टल। बिना तूलिका की सहायता से पेस्टल रंग प्रयोग किए जाते हैं। पेस्टल्स विशुद्ध पिगमेंट होते हैं। यह पृथ्वी के अंदर और भूमि पर पत्थरों से प्राप्त होते हैं। ये पाउडर रूप में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि लघु चित्रों में प्रयोग होने वाली तूलिका निर्मित हुई। ऑप्शन ए, गिलहरी के बाल। लघु चित्रों में प्रयोग होने वाली तूलिका गिलहरी के बाल से निर्मित हुई। राजस्थानी शैली में चित्रों के निर्माण में ऊंट या गिलहरी के बालों का प्रयोग ब्रश बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मूल रूप से बाटली कला किस देश की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। बाटली कला का जन्म कब और कहाँ हुआ, इस विषय में काफी मतभेद है। इसके सबसे पहले प्राचीन नमूने 12वीं शताब्दी के हैं जो इंडोनेशिया के द्वीप जावा में पाए गए हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि जावा में ही इस कला का आविष्कार हुआ था। यह भारतीय पर्यटकों द्वारा लाई गई है यहाँ पर, किंतु अधिकतर विद्वान इंडोनेशिया में इस कला की उत्पत्ति का दावा करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर्णवत पट्टियों का पैटर्न बनता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लहरिया।
लहरिया रंगने की एक विधि है जो मुख्यतः राजस्थान में मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले रंगरेज और नीलगर कार्य करते हैं। लहरिया बांधने के लिए सर्वप्रथम कपड़े के विकर्ण या तिरछे कोनों को खींचकर बांध लगाया जाता है। बांधते समय कपड़े में रस्सी की तरह बल दिया जाता है, फिर इसे बीच बीच में से धागे से डिजाइन के अनुसार बांधा जाता है। फिर मनचाहे रंगों में रंग लिया जाता है, यानी उसमें डुबोया जाता है और फिर डिजाइन बन जाती है। अगला प्रश्न है, बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सिल्क स्क्रीन छपाई में। बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग सिल्क स्क्रीन छपाई की प्रक्रिया में किया जाता है। यह सिल्क स्क्रीन या सेरीग्राफ स्क्रीन के माध्यम से स्याही डालकर किया गया प्रिंट है। यह एक स्टेंसिल तकनीक है जो कि 20वीं शताब्दी में यूरोप में स्क्रीन या बोल्टिंग क्लॉथ को वाहक के रूप में उपयोग करके स्क्रीन प्रिंटिंग का काम किया जाता था। अगला प्रश्न है, सिल्क स्क्रीन तैयार करने के लिए प्रयुक्त कपड़ा कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए सामान्यतः पॉलिस्टर या सूती कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त रेशम, नायलॉन सामग्रियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। प्री प्रेस तकनीक का संबंध किससे है? तो यह है ऑप्शन बी, मुद्रण से। प्रीप्रेस मुद्रण की एक तकनीक है जिसे मुद्रण से पहले तैयार किया जाता है। प्रीप्रेस से पहले मुद्रण के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके क्रियान्वित किए जाते हैं, जैसे कि डिजाइनिंग, प्रीफ लाइटिंग, प्रूफिंग, इम्पोजिशन आदि। अगला प्रश्न है कि एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 24। यानी एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए 24 चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, छापा कला। वुडकट तकनीक छापा कला के अंतर्गत आता है। भारत में वुडकट तकनीक 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम कंपनी शैली के चित्रकारों के द्वारा प्रचलित हुई थी। छापा चित्रण की 4 पद्धतियों में से रिलीफ प्रोसेस के अंतर्गत वुडकट या लिनोकट तकनीकें आती हैं। अगला प्रश्न है कि ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यूनान में। ब्लैक फिगर तकनीक का प्रयोग यूनान में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत और 4थे शताब्दी ईसा पूर्व के अंत के मध्य में की गई थी। इसका प्रयोग मिट्टी की गोलियों व कब्र के दीवारों को सजाने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है कि किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप में कहलाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रमाण। किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप में प्रमाण कहलाती है। दैव, दैत्य, मानव, कुमार के शरीर की रचना के निश्चित प्रमाण निर्धारित किए गए हैं, जबकि 2 दिशाओं, भुजाओं, आकृतियों अथवा वर्णों के क्षेत्रफल का परस्पर संबंध अनुपात कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यूनान के। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन यूनानी कलाकारों ने किया। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत सुंदरता की व्याख्या करने का एक अलग सूत्र था, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे डिवाइन प्रपोर्शन, गोल्डन नंबर, गोल्डन मीन, गोल्डन सेक्शन आदि। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का कि मैट्रिक्स क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, छपने वाली सतह। तकनीकी रूप से प्रिंट एक इमेज होती है जो मैट्रिक्स से ट्रांसफर की जाती है। मैट्रिक्स वास्तव में एक भौतिक सतह होती है जो स्याही धारण किए होती है, अर्थात जिस पर छपाई की जाती है।
तो ये थे कुल 30 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।